हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएचर्स पे। संविधान के भाग हमने भाग 3 तक क्लियर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 4। और संविधान के भाग 4 में क्या आता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मौलिक अधिकार अपन क्लियर कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। इनको क्या बोला जाता है? डीपीएसपी इनको बोला जाता है। और डीपीएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको आप याद रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ से आप याद रखेंगे चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो संविधान का भाग 4, और भाग 4 में क्या आता है? डीपीएसपी आता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। संविधान के भाग 4 में क्या आता है? डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी कौन से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कौन से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। आइए और अपन इसमें पढ़ते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक आता है। आइए यहीं से सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और यह कौन से देश के संविधान से लिया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, यह सब आपको याद होना चाहिए। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित है और इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे आई होप। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो नीति निदेशक तत्व, यह क्या होते हैं? राज्य नीति निदेशक तत्व। देखो जब अपना मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के पास रहते हैं, लेकिन राज्य को चलाने के लिए, प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए सरकारों के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जिससे वह लोगों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, उनको सबको एक ढांचे में लाने के लिए कुछ प्रबंध कर सके। यही ये बताया गया है। आइए यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्गत सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करके लिखेंगे। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन करके लिखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो अपना पहला पॉइंट अपना यहाँ से क्लियर हो गया। अब ये पूछेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। बहुत बार एसएससी आजकल सवाल पूछता है। उद्देश्य आपको बताना है तो आपको क्या बताना है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो दूसरा पॉइंट है, जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निदेशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। मौलिक अधिकार तो आपके पास है, उनमें आपको न तो राज्य को इंटरफेयर कर सकता है ना केंद्र इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी जो होता है वह राज्य सरकार द्वारा लाया जाता है और लोगों के जल कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। यहीं पे पॉइंट आगे बताया गया है। नीति निदेशक तत्व वे विचार है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा। इसका मतलब क्या है? पथ प्रदर्शक का मतलब होता है जैसे आपको इन रूट को फॉलो करना है, आप इन रूट को फॉलो करेंगे तो प्रत्येक लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से व राजनीतिक रूप से सभी लोगों को बराबर का न्याय मिल सकेगा। यह इसका एक अर्थ है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है। डीपीएसपी को क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और नंबर 2 पॉइंट में आपको क्या बताया है? डीपीएसपी के माध्यम से जो हमारे संविधान निर्माता लोग थे उन्होंने यह बताया था जो आने वाली सरकारें हैं उनके लिए हम एक पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं, हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, आपको इस रूट को फॉलो करना है। ये इसका एक अर्थ होता है। आपको बिल्कुल बेसिक मीनिंग से इसका समझना चाहिए। डीपीएसपी अपन बोर्ड पे समझाते हैं, रोज के हमारी क्लास बोर्ड पे लगती है, लेकिन इसको आज ऐसे समझाना जरूरी था। आइए देखो वही बताया गया है। संवैधानिक उपबंध, राज्य संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद कितना है? 36 से लेकर 51 तक। कितना है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और संविधान का कौन सा भाग है? संविधान का भाग नंबर 4। संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और इसकी प्रेरणा मैंने आपको पहले भी बताया है, भी कौन से संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आइए अब ये थोड़ा बॉक्स है, इस बारे में समझने का प्रयास करते हैं। संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव जी। उन्होंने एक सुझाव दिया। देखो अधिकार है, एक तो हमारे पास मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो डीपीएसपी की क्या जरूरत पड़ी अगर मौलिक अधिकार थे तो? लेकिन यही उन्होंने बताया है। संविधान सभा के सलाहकार BN राव
द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांट दिया जाए। अब वह 2 वर्गों में कैसे बांट दिया जाए? देखो, पहला, वे अधिकार जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय उसमें परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, और जिनमें वह परिवर्तन कर सकता है उसे संविधान के कौन से भाग में रखा गया? भाग 3 में रखा गया। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। वहां पे हमारे क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट। तो यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर करेंगे, फंडामेंटल राइट में न्यायालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अब आप बात करोगे सर डीपीएस में परिवर्तन नहीं कर सकते? नहीं, संविधान के भाग 4 में क्या आते हैं? हमारे डीपीएसपी आते हैं, और यह न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल नंबर 37 भी यही कहता है, आप डीपीएसपी के जो नियम हैं उनके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। समझ में आ चुका है ये पॉइंट? ठीक है, यही है बताया गया है, पढ़ते हैं। वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं एवं वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, जो परिवर्तन कराए जा सकते हैं, वे संविधान के भाग 3 में रखे गए। अर्थात फंडामेंटल राइट क्या है? परिवर्तनीय है न्यायालय द्वारा। और संविधान के भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी जो परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय के द्वारा। यह सब पॉइंट आपको याद रखना है, यह सारे पॉइंट आपसे एग्जामिनर पूछता है, आपको बिल्कुल बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये आता है नीति निर्देशक तत्वों के महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व, ये सारे देखो, लोक कल्याणकारी राज्य आपको मैं बता चुका हूं, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सब व्यक्ति को बराबर हक मिले, ये है। भारत सरकार की कल्याणकारी का योजनाओं का आधार डीपीएसपी है। संविधान के दर्शन निहित होते हैं डीपीएसपी में, ठीक है। संविधान में जो प्रमुख बातें कही है उनका वर्णन है। जब कभी न्यायपालिका सम्मत कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है, हुई है, न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। और यही सब जीवन में अधिकार आजीविका निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक बार आप इनको रीडिंग में पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति निर्देशक तत्वों पर जो हमारे भारतीय विचारक थे उनके क्या विचार थे। यह बहुत बार एग्जाम आपसे डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा निम्न में से यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। ग्रेवेनिल ऑस्टिन ने क्या कहा है? निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है, ठीक है। और बी एन राव जिन्होंने इसका सुझाव दिया था, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्रदान के लिए शैक्षिक महत्व है, ठीक है। यहाँ तक ये तीनों पॉइंट आपको याद होने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। और डीपीएसपी सबसे पहले इस पॉइंट को भी याद रखना, 1937 भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आज का पॉइंट अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक, बिल्कुल विच डिटेल, बिल्कुल सरल और सटीक भाषा में। यह आपका पहला दिन था और यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल बेस से नीचे से उठाना है। आपको यह पता नहीं चाहिए डीपीएसपी होता क्या है, क्यों लाया गया, इसका मतलब क्या होता है। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।